हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे बीमारी के बारे में जानने वाले हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ही कॉमन है और सुनने को मिलता है। तो वो है रेक्टल प्रोलैप्स, यानी कि जो पॉटी करने का रास्ता है वहाँ से कुछ मांस सा बहुत ज़्यादा ही निकल जाना बाहर। तो इसको आसान भाषा में मैंने बताया कि मांस सा जो है वो बाहर निकल जाता है। आप जब भी फ्रेश होने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही आपको दिक्कत हुआ करती है। तो इस बीमारी के बारे में चलिए अच्छे से हम लोग समझते हैं। It is a medical condition in which the rectum, the lower part of the large intestine, protrudes through the anus. It can be distressing and uncomfortable condition. ये एक तरह का बीमारी है, ठीक है, मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो रेक्टम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट क्या है, रेक्टम है। रेक्टम क्या करता है कि एनस से बाहर आ जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम वाला होता है कंडीशन, यानी बहुत समस्या हो रही होती है मरीज़ को, यानी जिसको हो रखा है उसको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही होती है। अब हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स कितने प्रकार के होते हैं। पहला है फुल थिकनेस प्रोलैप्स, यानी एक पूरा जो है थिकनेस, यानी कि रेक्टल वॉल जो है पूरा बाहर जो है एनस से निकल जाएगा, ठीक है। द फुल थिकनेस ऑफ रेक्टल वॉल प्रोट्रूड्स थ्रू द एनस, यानी जो ये आपको लाइनिंग दिख रहा है, यानी यहाँ पे देखिए राइट साइड में एक इमेज दिखा रखा है मैंने, फुल थिकनेस प्रोलैप्स दिख रहा है। तो वहाँ पे देखिए जो पूरा रेक्टल वॉल है वो पूरा बाहर निकल चुका है और बहुत ज़्यादा प्रोलैप्स है। और सेकेंड है म्यूकोसल प्रोलैप्स। Here only the inner lining of the rectum यानी mucosa protrudes through the anus without involving the full thickness of the rectal wall। यानी यहाँ पे जो अंदर की लाइनिंग है, यानी एक तरह का पार्शियल थिकनेस प्रोलैप्स है, म्यूकोसल प्रोलैप्स है, यानी अंदर की जो इनर लाइनिंग है, अंदर की जो लाइनिंग है, जो म्यूकोसा है, वही बस बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक फुल थिकनेस है, एक पार्शियल थिकनेस है। अब नेक्स्ट हमारा है कॉजेज, यानी किस कारण ये रेक्टल प्रोलैप्स हुआ करते हैं। पहला है वीकनेस ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड लिगामेंट्स, यानी कि आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कुछ ना कुछ होल्ड किए रहता है, यानी लिगामेंट्स होते हैं जो उसको जोड़ के रखता है, होल्ड कर उसको जगह पे उसको फिक्स करके रखता है। और मसल्स होती हैं जो कि सारे ऑर्गन्स को उसके जगह पे फिक्स करके रखती हैं। तो हमारे जो पेल्विक है, यानी कमर समझ लीजिए, तो वहाँ पे मसल्स हुआ करती हैं, ठीक है। तो वो जो मसल्स हैं, पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं, वो जो हैं अगर कमज़ोर हो जाएंगी तो प्रोलैप्स हो सकता है। ये कमज़ोर होने के बहुत कारण हैं, यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी के कारण भी बहुत चांस होता है कि ये जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएं, ठीक है। एक होता है कि अगर एज हो गया है, अगर कोई बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, फिर बूढ़े हो गए हैं, तो उनकी मसल्स भी कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। अगर कोई बेबी बर्थ यानी वही मल्टीपल डिलीवरी हुई है समझ लीजिए, या फिर एज हो गया है, मेनोपॉजल स्टेज है, या फिर कोई बाय बर्थ ही किसी की मसल्स कमज़ोर होती हैं। नेक्स्ट है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एंड स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बॉवल मूवमेंट्स, यानी कॉन्स्टिपेशन है, बहुत दिन तक पेट साफ़ नहीं हो पा रहा है, और जब पेट साफ़ भी हो रहा है तो बहुत ममोड़ के हो रहा है, ठीक है। क्रॉनिक डायरिया और कंडीशंस दैट कॉज फ्रिक्वेंट लूज स्टूल्स, यानी बार बार आपको लूज मोशन हो जा रहे हैं, आपको दिन में 10 बार 15 बार 20 बार जो है पॉटी हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा ही आपको जो है दिक्कत हो रही है, लूज मोशंस हो जा रहे हैं। नेक्स्ट चाइल्ड बर्थ, स्पेशली मल्टीपल वेजाइनल डिलीवरीज, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, वेजाइनल डिलीवरी हो रही है और वो 2 से 3 से ज़्यादा बच्चे, 4 से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, तो इस चाइल्ड बर्थ के कारण, यानी बच्चे को जन्म देने के कारण भी वहाँ की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, और इसके कारण भी प्रोलैप्स हो सकता है। नेक्स्ट है एजिंग, एज द टिश्यू ऑफ द पेल्विक एरिया वीकन ओवर टाइम, यानी कि जैसे जैसे समय होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मसल्स कमज़ोर होते जाती हैं। तो उम्र भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है। एक है चाइल्ड बर्थ, फिर है क्रॉनिक डायरिया, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, और एक है पेल्विक फ्लोर मसल्स का वीक हो जाना। अब नेक्स्ट है हमारा सिम्टम्स, यानी कि क्या लक्षण आएंगे अगर किसी को रेक्टल प्रोलैप्स हो रखा है। तो पहला है द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज द सेंसेशन ऑफ ए मास और लम्प प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द एनस विच मे बी रिड्यूसिबल इनिशियली, कैन बी पुश्ड बैक इन बट बिकम्स इरिड्यूसिबल एज द कंडीशन प्रोग्रेस। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपको जो है लगेगा कि कुछ बाहर ऐसे निकला हुआ है मांस सा, ठीक है, यानी कुछ गांठ सा, कुछ मांस सा बाहर निकला हुआ महसूस होगा, ठीक। अब कितना भी उसको उंगली से अंदर करिएगा, वो जैसे जैसे डे बाय डे क्या होता है, मान के चलिए 1 महीने
जब आपको पता चला कि मुझे रेक्टल प्रोलैप्स हो रहा है, कुछ बाहर मांस सा निकल रहा है, तो शुरू में तो अंदर करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बीमारी वैसे इसको कितना भी अंदर कर लीजिए ये बाहर ही रहेगा, ठीक है। यानी कि कुछ मांस सा बाहर महसूस होगा एनस से बाहर, और वो कितना भी अंदर करिए वो अंदर नहीं जाएगा, इरिड्यूसिबल हो जाता है वो, ठीक है। उसको आप कम नहीं कर सकते हैं उसके साइज़ में। पेन और डिस्कम्फर्ट इन द एनल और रेक्टल एरिया, आप खुद ही सोचिए कि अगर वो कुछ मांस सा बाहर निकला हुआ है, आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको दर्द भी होगा, दिक्कत भी होगी, बैठने उठने लेटने सब कुछ में दिक्कत होगा। ब्लीडिंग और म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द प्रोट्रूडिंग टिश्यू, यानी जो बाहर निकला हुआ है टिश्यू वहाँ से हो सकता है कि कुछ डिस्चार्ज हो जिसमें म्यूकस, पस या ब्लड हो सकता है। डिफ़िकल्टी विद बॉवल मूवमेंट्स एंड अ फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे फ्रेश होना है, मुझे पॉटी आई है, ठीक है, लेकिन जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाएंगे। इनकंटिनेंस इन सीवियर केसेज, यानी कि आपको लगेगा कि मुझे पॉटी लगी है और बस तुरंत जाएं तो ठीक है, नहीं तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप जो है अपने बॉवल मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि अगर किसी को रेक्टल प्रोलैप्स हो रखा है तो कौन कौन सी जांचें हम लोग करवाएंगे जिससे हमें पता लगेगा। तो सबसे पहला डायग्नोसिस क्या है, तो सबसे पहला है कि फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। पहले हम लोग देखिए तो एग्जामिनेशन करते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है, आप देख के सामने जांच करके तब पता करते हैं इसको हुआ क्या है। तो आपको पहले ही देख के पता लग जाएगा कि जब रेक्टम जो है वो एनस से बाहर निकला है यानी कि रेक्टल प्रोलैप्स है। एक चीज़ तो कंफर्म हो गई देखने बाद। नेक्स्ट है कि कुछ टेस्ट करवाते हैं जिसमें सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और कुछ MRI CT स्कैन ये सब जांचें भी करवा लेते हैं। कुछ ब्लड के इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट। कोई बीमारी हो गई है तो उसका इलाज तो करना है, तो अब इलाज के बारे में सोचते हैं कि आखिर क्या कर सकते हैं इस बीमारी में। सबसे पहला है ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करेगा, तो सीवियरिटी ऑफ प्रोलैप्स एंड द इंडिविजुअल्स ओवरऑल हेल्थ, यानी मरीज की स्थिति कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, ऊपर से कितना सीवियर प्रोलैप्स है। अगर थोड़ा सा है तो उसको मेडिकेशन देके कंट्रोल करने का सोचेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोलैप्स से बहुत ज़्यादा टिश्यू बाहर निकल रखा है तो उसके लिए ऑपरेशन की नीड होगी। कंजर्वेटिव मेजर्स में इंक्लूड डाइटरी चेंजेस टू मैनेज कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, कीजेल एक्सरसाइजेज एंड द यूज ऑफ स्टूल सॉफ्टनर। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, दवाइयाँ देंगे जिससे कि उनका कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल रहे, डायरिया कंट्रोल रहे, और कुछ स्टूल सॉफ्टनर जिसमें लैक्टुलोज वगैरह, डुफेलेक, कुछ ऐसे होते हैं जिससे कि आपका जो पेट है वो सही से साफ़ हो डेली, ठीक है। और कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जिससे कि उनके जो मसल्स हैं जो कमज़ोर हो गए हैं वो स्ट्रांग हो जाएं, मजबूत हो जाएं। अब हम लोग आते हैं ऑपरेशन पे, ठीक है, यानी कुछ सर्जिकल इंटरवेंशंस हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जिससे कि रेक्टल प्रोलैप्स को ठीक किया जा सकता है। पहला है रेक्टोपैक्सी। रेक्टोपैक्सी में क्या होता है, सर्जिकल फिक्सेशन ऑफ द रेक्टम टू द पेल्विक फ्लोर। ऑपरेशन करेंगे, जो भी प्रोसीजर है, ठीक है, ऑपरेशन करके क्या करेंगे, तो जो पेल्विक फ्लोर है वहाँ पे रेक्टम को फिक्स कर देंगे, क्योंकि रेक्टम वहीं से तो नीचे आके लटक गया, तो रेक्टम को पेल्विक फ्लोर के पास फिक्स कर देंगे, ठीक है। अब हमारा सही हो गया, अब कुछ रुकावट नहीं है रास्ते में। अब दूसरा है अल्टेमियर प्रोसीजर। इसमें क्या है कि जो प्रोलैप्स्ड रेक्टल सेगमेंट है, यानी जो बाहर निकला हुआ रेक्टम का पार्ट है, उसको कट करके रिमूव कर देंगे। ये अल्टेमियर प्रोसीजर है जिसमें कट करके रिमूव कर देना है। पेरिनियल प्रोसीजर क्या है, यानी पेरिनियम के रास्ते जो भी रेक्टम का बाहर निकला हुआ पार्ट है उसको फिक्स करते हैं पेल्विक फ्लोर में, यानी पेरिनियम के रास्ते यहाँ पे प्रोसीजर किया जा रहा है, इसीलिए पेरिनियल प्रोसीजर नाम पड़ा है। नेक्स्ट है कोलोस्टमी। कुछ बहुत ज़्यादा ही सीवियर केसेज होते हैं जिसमें कोलोस्टमी की ज़रूरत होती है। कोलोस्टमी का मतलब है कि इंटेस्टाइन को पेट के रास्ते बाहर निकाला जाता है। कोलोस्टमी यानी स्टोमा बैग लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन में दिक्कत है, स्वेलिंग है, एडिमा कुछ भी है, वो हील कर जाए
और जिस रास्ते से बहुत ज़्यादा ही प्रेशर पड़ रहा है और वो प्रोलैप्स हो रहा है, उस रास्ते तक जो भी आप खा पी रहे हैं वो स्टूल जो है वहाँ जाके जमा ना हो, इसीलिए एक बाहर रास्ता निकाल देते हैं और उस बैग में ही पूरी गंदगी जो है जाके जमा होती है और जहाँ प्रोलैप्स्ड पार्ट है वहाँ तक वो गंदगी नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, जैसा कि आप समझिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई पाइप है, पाइप के मेन जो पोर्शन है वहाँ से पानी निकल रहा है, मेन पोर्शन में क्या है, कुछ डिफेक्ट है, उसको ठीक करने के लिए आपको बीच से कट करके एक अदर होल बना दिया गया है जिससे कि वो पानी मेन पार्ट से ना निकल के दूसरे जगह से निकले, ताकि जो मेन पार्ट है जहाँ से पानी निकल रहा है वो पार्ट हील कर सके। ये समझ गए। उसी तरीके से जो हमारी आंतें हैं वो एक पाइप है जहाँ मेन पार्ट है उसका नीचे रेक्टम एनस, ठीक है, नीचे का पोर्शन जहाँ से स्टूल पास होता है, वहाँ दिक्कत आ गई है। उसको ठीक करने के लिए इंटेस्टाइन के ऊपर वाले पोर्शन में एक बाहर उसको निकाल देंगे थोड़ा सा पार्ट आंत का और उसमें थोड़ा सा ओपनिंग कर देंगे, कट कर देंगे और उसको फिक्स कर देंगे एब्डोमिनल वॉल से। ठीक है, पेट से फिक्स कर दिए और ऊपर से एक बैग लगा देंगे। तो जितना भी आप डेली पॉटी जो पास करते थे वो पहले नीचे से पास करते थे, लेकिन अब इस बैग में वो जाएगा। तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितने दिन ये कोलोस्टमी रहेगा उतने दिन में आपका वो हील कर जाएगा, ये उम्मीद की जाती है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेट कर सकते हैं उस प्रोलैप्स्ड पार्ट को ठीक करने के लिए। तो ये मेनली प्रोसीजर था जिसमें रेक्टोपैक्सी सबसे इम्पॉर्टेंट है, पेरिनियल प्रोसीजर है, अल्टीमियर प्रोसीजर है, कोलोस्टमी है। तो कोलोस्टमी बहुत ही नॉर्मल है जिसमें सर्जिकल ओपनिंग कर दिया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा रिकवरी, यानी कि ऑपरेशन के बाद कितने दिन में मरीज़ रिकवर हो जाता है। तो सबसे पहले आपका क्या है कि किस तरह की सर्जरी की गई है, किस तरह की प्रक्रिया की गई है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका रिकवरी टाइम क्या होगा। तो कुछ सप्ताह लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं ठीक होने में। अब नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लिकेशंस, यानी ऑपरेशन के बाद क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलेंगी। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, रेक्टल प्रोलैप्स कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस सच एज अल्सरेशन, इन्फेक्शन एंड इम्पेयर्ड बाउल फंक्शन। यानी कि क्या होगा कि अगर इसको हम लोग बिना इलाज के छोड़ दिए और रेक्टल प्रोलैप्स ऐसे ही रहा तो वहाँ पे अल्सर हो सकते हैं। ठीक, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन के बाद क्या होगा तो बाउल फंक्शन में दिक्कत आ सकती है, बाउल मूवमेंट सही से नहीं होगा। रेक्टल प्रोलैप्स एक तरह का मेडिकल कंडीशन है जिसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। जब भी आपको ऐसी दिक्कत होती है तो आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और इसका इलाज करवाइए, क्योंकि लक्षण तो आपको पता हो जाएंगे कि नीचे से कुछ मांस सा निकला हुआ है, कुछ टिश्यू निकले हुए हैं, आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, आपको दर्द हो रहा उठने बैठने में, लेटने में, कुछ वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा, म्यूकस, ब्लड या पल्स, कुछ भी हो सकता है। तो आप जाके डॉक्टर को दिखाइए पहले। ठीक, ऐसे ही इग्नोर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो में क्या कमी लगी, आपको कहाँ समझने में दिक्कत हुई। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ।